अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है बताओ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में लॉन्च किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था, इसको अपग्रेड किया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने लॉन्च किया था फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप विथ साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्री, राइट। 1991 में रशिया ने यूएसएसआर को कंट्री बल्कनाइजेशन के बाद, यूएसएसआर टूटने के बाद इस पॉलिसी को पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में लॉन्च किया था, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। उसी को अपग्रेड कर करके मोदी जी ने 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाया था, ठीक है। इसका काम बहुत सारा था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशनशिप को बिल्डअप करना विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो लुक ईस्ट पॉलिसी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1992 में लॉन्च हुआ था यूएसएसआर के बिखरने के बाद, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन से हैं? लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। एक कंट्री यहाँ पे पॉइंट इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का डायलेमा के बारे में सुना होगा। मलक्का डायलेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का डायलेमा, ठीक है। तो और यहाँ पर है सिंगापुर का डेवलपमेंट स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर बीइंग डिस्पाइट बीइंग सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, इतना डेवलप कैसे कर गया, क्या उसका ग्रोथ स्टोरी, एक कैसे स्टडी है, इसको भी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। इंडोनेशिया है ब्लू वाला, आर्कियोपोलॉजी है, बहुत सारे आइलैंड का एक समूह है इंडोनेशिया, लार्जेस्ट आर्कियोपोलॉजी इसको बोलते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ आइलैंड है इसमें, ठीक है। मलेशिया दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। कंबोडिया क्यों फेमस है? कंबोडिया में अंकवटोर एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, जिसमें मोदी जी गए थे, बहुत फेमस हुआ था, राइट। अभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन को देखने के बाद अभी एशिया में से क्या, साउथ ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं, ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं, वेस्टर्न एशिया किसको बोलते हैं, सेंट्रल एशिया किसको बोलते हैं, मिडिल ईस्ट किसको बोला जाता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि यू कैन सी ओवर हियर दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्टर्न एशिया, ओके। वेस्टर्न एशिया में कौन कौन सी कंट्री हैं? सऊदी अरेबिया, जितना भी यहाँ पर जो अरब कंट्री हैं खास करके वो लोग वेस्टर्न एशिया में आते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सारे सेंट्रल एशिया में आते हैं। खास करके रेयर अर्थ मेटल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अरब कंट्री जो वेस्टर्न एशिया में आते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, सब ओपेक के सदस्य हैं। और दूसरा नेक्स्ट है साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जिसको सार्क के नाम से बोला जाता है। सार्क अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मिस्टेक ज़्यादा एक्टिव है। सार्क में पाकिस्तान एक नॉन कोऑपरेटिंग मेंबर है, इसलिए सार्क को ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाया एज ऑफ नाउ। लेकिन बी मिस्टेक अभी ज़्यादा सार्क के तुलना में ज़्यादा आगे बढ़ाया गया अभी मिस्टेक को, ठीक है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल्स। तो और तो साउथ एशिया हो गया, और ये दिस वन इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारे लोग, ठीक है। ये रशिया का पार्ट कुछ एशिया में आता है, कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है। वेस्टर्न पार्ट रशिया का जो है यूरोप में है, खास करके मॉस्को तक। बाकी का पार्ट यहाँ पे एशिया में आता है, राइट। तो एक कैटेगराइजेशन ध्यान में रखने वाली बात इम्पोर्टेंट थी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार को मिला है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करने वाली बात है। बिहार को मिला है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। एसएमआर क्या होता है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हर जगह लगा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा
सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक होता है इसमें। लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने बिहार को भी अलॉट किया है इस बार SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि अदर स्टेट को भी मिला है, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और अंडमान निकोबार। इसके अलावा बिहार के अलावा 6 स्टेट टोटल, फर्स्ट 6 स्टेट इन इंडिया विल गेट इट्स फर्स्ट एटॉमिक। ये 6 स्टेट में पहला एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगेगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगेगा। ठीक है। इसके अलावा बिहार को मिला है बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी 1000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी। दिस पॉइंट आल्सो इम्पोर्टेंट। इसलिए इससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन होगा। अभी रिन्यूएबल एनर्जी में भारत सरकार ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है और ख़ास करके नेट जीरो 2070 तक भारत सरकार का जो कमिटमेंट है नेट जीरो जिसको बोलते हैं COP26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, जो UNFCCC का COP 26 हुआ था ग्लासगो में। ठीक है। उसमें इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि 2070 तक नेट जीरो कर देना। नेट जीरो का डेफिनेशन क्या होता है कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ऑब्जर्व भी कर लेना है, मतलब नेट बैलेंस कार्बन जीरो होना चाहिए एनवायरनमेंट में। ठीक है, दैट मीन्स नेट जीरो। वी विल डिस्कस इन डिटेल्स लेटर ऑन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोजेक्ट इन बिहार। ठीक है। और नेक्स्ट है वही टॉपिक, सेम टॉपिक आ गया। COP26 में इंडिया ने प्लेस किया था कि 2070 तक नेट जीरो कर देना है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, नेट जीरो का डिफिनीशन और कब तक है, 2070 तक। नेट जीरो का डिफिनीशन ये है कि जितना कार्बन प्रोड्यूस होगा इन्वायरमेंट में उतना ऑब्जर्व भी करना है, दैट मीन्स नेट जीरो। COP26 में इंडिया ने कुछ कमिटमेंट किया था। COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो समिट में। ठीक है। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में, राइट। कार्बन न्यूट्रल में नेट जीरो, नेट प्रोडक्शन कार्बन का जीरो होना चाहिए। चाइना अनाउंस किया था 2060 तक हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल, और US एंड EU एम टू हिट नेट जीरो बाई 2050। ठीक है। इंडियन लीडर इज वन ऑफ द मोर देन 120 लीडर, 120 कंट्री से ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे ग्लासगो में। उसमें इंडिया ने भी अपना कमिटमेंट किया था। इंडिया का कमिटमेंट क्या था, नेट जीरो का एमिशन 2070 तक जीरो हो जाएगा, नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और दूसरा, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, नॉन फॉसिल मैंने कार्बन बेस्ड नहीं होना चाहिए, एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड होगा 500 गीगावाट। कब तक, 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट था कार्बन इंटेंसिटी को डाउन करके 45% तक लाना है 2030 तक। और नेक्स्ट था 50% ऑफ द इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो इंडिया का एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से फुलफिल करना है। कब तक, 2030 तक। ऑल दिस वेयर इंडियाज कमिटमेंट एट COP26 विच वॉज हेल्ड एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। ठीक है। COP26 अभी कौन सा COP चल रहा है, COP आई थिंक 29 था, बाकू में हुआ था, अजरबैजान में पिछले साल। ठीक है, अजरबैजान। और नेक्स्ट है COP30। COP30 कहाँ पे होगा, COP30 आई थिंक फ्रांस में होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2026 में। अभी SDG एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 टारगेट है इसमें टोटल। 17 टारगेट में एक टारगेट था यहाँ पे 7th वाला, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसी के अंतर्गत मैं ये सब बात कर रहा था। ठीक है। वन ऑफ द टारगेट आउट ऑफ 17 इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो SDG को यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में, जो कि 2030 तक इसको फुलफिल करना है। इसके पहले MDG था, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2015 तक फुल था, उसका वैलिडिटी 2015 तक। उसमें था 21 टारगेट टोटल। 20 MDG में कितना टारगेट था, 21 टारगेट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में।
एडॉप्ट किया गया था 2000 ईस्वी में, 2015 तक इसका अचीव करना था। उसमें टोटल 21 टारगेट थे। ठीक है, ये सब टारगेट, ये सब मेंस एग्ज़ाम में लिखने में काम आता है, ये सब पॉइंट्स। ठीक है, अब प्लेसेस इन न्यूज, इस सप्ताह बहुत सारा प्लेसेस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्वर्णरेखा रिवर। स्वर्णरेखा रिवर न्यूज़ में इसलिए था कि स्वर्णरेखा रिवर में फ्लैश फ्लड, इस उड़ीसा वाला स्वर में फ्लैश फ्लड हुआ था। तो फ्लैश फ्लड स्वर्णरेखा रिवर में हुआ, और जो कि बहुत ज़्यादा बालासोर और उड़ीसा को अफेक्ट किया। ठीक है, तो ये स्वर्णरेखा रिवर झारखंड से चांडिल डैम से पानी रिलीज किया गया था, इसमें इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पे कहाँ पे था, ये ईरान में था। ईरान में था, मैं पहले भी बताया था यहाँ पे, देखो फॉर्डो। ठीक है, फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का जो मैप है, इसमें तबरेज़ सबसे बेस्ट पार्ट में, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में इसलिए पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में था इस वीक में। तेहरान, इसमें लैटिट्यूड ध्यान में रखने वाली बात है कि ऑब्वियस बात है, नॉर्थ में है इन कंपेरिजन टू तेहरान। ठीक है, ये थोड़ा नीचे है साउथ में। तो लैटिट्यूडनल जो क्वेश्चन बनता है लैटिट्यूड बेस्ड, वो इस तरह से मैप को ध्यान में रख करके ही बनाते हैं हम लोग। जैसे कि इसका लैटिट्यूड कम होगा, ये ज़्यादा होगा इसकी बनस्पत की तेहरान के, विषुवत रेखा के नज़दीक ये ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू तबरीज, है ना। तो नॉर्थ टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है सजाने का, उस तरह का क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो तबरीज मोर नॉर्थ है तेहरान के कंपेरिजन में। ठीक है, इस्फहान यहाँ पे था, फॉर्डो यहाँ पे था, और एक है नटांज। नटांज कहाँ पे था, नटांज तेहरान के आसपास ही था। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया इसमें। इस्फहान था, और बुशहर एनपीपी, जिसमें रसिया का इसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत सारा। रसिया ने वार्निंग दिया था कि बुशहर पे कोई अटैक नहीं करना है, बिकॉज 200 नंबर ऑफ साइंटिस्ट, 200 नंबर ऑफ इंजीनियर, रशियन इंजीनियर्स आर वर्किंग देयर। तो बुशहर यहाँ पे है। बंदर आवास एक पोर्ट है, इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट था। मैप बेस्ड क्वेश्चन, इस पर इम्पोर्टेंट बात यह है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, लैटिट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, या डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सब जाने वाला। प्लेसेस इन न्यूज मस्ट बी नोटेड। ठीक है, क्रोशिया इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने G7 का समिट अभी जो हुआ था कनाडा में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तो पहले क्रोशिया में भी गए थे। पहले साइप्रस में गए, फिर बाद में रिटर्न टाइम पे क्रोशिया में गए थे। ठीक है, तो क्रोशिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। क्रोशिया का पहले कैपिटल कहाँ पे है, क्रोशिया का कैपिटल है जग्रेज। ठीक है, क्रोशिया, दिस वन क्रोशिया। क्रोशिया यहाँ पे है, क्रोशिया यहाँ पे, दिस वन क्रोशिया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, एड्रियाटिक सी से किनारे है। तो लाइज along ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, गिविंग इट स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एक्सेस टू सदर्न यूरोप एंड मेडिटरेनियन सी। इसमें क्या है कि यहाँ पर मेडिटरेनियन सी को एक्सेस देता है, और एड्रियाटिक सी के थ्रू। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है, फर्स्ट कंट्री थे। अभी नेक्स्ट है सिपकिला पास। सिपकिला पास क्यों न्यूज़ में था, सिपकिला पास इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, वो सिपकिला पास को ओपन किया है किन्नौर में। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी पास बहुत सारा इंडिया में इम्पोर्टेंट है, पास का एक मैप देख लेना जरूरी होता है, पास याद नहीं रहता है, जैसे बारालाचा पास, तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है देने का। काराकोरम पास,
खुर्दांग लाओ पास होता है जहाँ पर एक दर्रा टाइप का, ठीक है। तो नाथुला पास, जेलेपला पास, बोमडिला पास, ये सब इम्पोर्टेंट है, सेला पास, ठीक है। You can see here बुर्जिल पास, मिंटगा पास, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है काराकोरम पास, खारदुंगला पास और सिपकिला पास। यहाँ पे यू कैन सी रोहतांग पास, बनिहाल पास, रिपीर पंजाल पास, ठीक है। और नीति पास आल्सो इम्पोर्टेंट, लीपू लेक पास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक लोकेशन से याद रखना कि कहाँ पे है, ठीक है। अभी इसको इधर नॉर्थ ईस्ट में नाथुला पास, जेलेबला पास, नाकोला, बोमला, बोमडिला एंड सेला पास, ठीक है। इम्पोर्टेंट पास का मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दिया है, याद कर लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, रोहतांग पास कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली को लिंक करने का है, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैलीज। हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत को लिंक करने के लिए सिपकिला, जो जिला इम्पोर्टेंट रोड लिंक है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है कारगिल से और लेह के साथ, ठीक है। पीर पंजाल अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज। इसी तरह से उत्तराखंड में लेको लेक है, ये बहुत कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, ठीक है। ट्राई जंक्शन है उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लेग्रिम्स का मैंने आना जाना था, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होता था यहाँ से भी होता था, लेकिन बाद में फिर बंद कर दिया गया था, ठीक है। नीति पास उत्तराखंड विथ तिब्बत इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में नाथुला पास जो 0 मीटर है, इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है सिक्किम में, नाथुला पास, सिक्किम विद तिब्बत। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ऑफशूट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, ठीक है। जो अमरनाथ यात्रा होता था नाथुला पास से और लिपुलेख पास से, ठीक है। 1962 में चाइना वार के बाद इसे बंद कर दिया गया था, फिर बाद में ओपन किया गया, ठीक है। जेलेपला पास, जेलेपला क्या है, सिक्किम और भूटान बॉर्डर पासेस विद चुम्बी वैली। चुम्बी वैली इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश में भी इम्पोर्टेंट पासेस है, बोमडिला पास और दिहांग पास इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में जो था वो साइप्रस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 समिट जो हुआ था कनाडा में, जाने के पहले रास्ते में ही साइप्रस पड़ता है, साइप्रस में उन्होंने विजिट किया, साइप्रस को विजिट किया, ठीक है। 2 दशक लग गया किसी प्राइम मिनिस्टर को जाने में, 2 दशक के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया था, ठीक है। साइप्रस कहाँ पे है, एक यहाँ पे यू कैन सी मेडिट्रानियन सी में साइप्रस है, ठीक है। साइप्रस इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया को फेवर करता है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दिलाने के वकालत करता है। और इसका अभी संबंध जो है टर्की के साथ, टर्की कहाँ पे है, टर्की जो यूरोप का गेटवे कहा जाता है, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस वजह से साइप्रस इंडिया को काफ़ी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करता है। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट किए थे। ये मेडिट्रानियन सी है और यहाँ पे साइप्रस है, ठीक है। सराउंडिंग कंट्री को देख लेना होता है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को देख लेना होता है, ऊपर नीचे कौन है, नॉर्थ साइड में कौन है, ये टर्की है, ठीक है, साइप्रस यहाँ पे। तो टर्की के साथ इसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इस वजह से इंडिया को फ़ायदा है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइप्रस टू इंडिया, क्या है इम्पोर्टेंस साइप्रस का इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक सपोर्ट। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये बैक करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, और NSG में एंट्री के लिए,
ठीक है। काउंटरवेट टू टर्किश प्रो पाकिस्तान स्टैंड, टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए साइप्रस इंडिया को सपोर्ट करता है। माने ऐसा एक नैरेटिव बन सकता है, ठीक है। क्योंकि टर्की तो इंडिया को सपोर्ट किया नहीं, अभी रिसेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और एक रूट है, एक अल्टरनेटिव रूट इंडिया कनेक्टिविटी विथ यूरोप के लिए, यूरोप के साथ कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए एक कंसीव एक 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 आया था, एक प्लान, ठीक है, प्रपोज रूट है जो कि मेडिटरेनियन सी से होके गुजरता है। यू कैन सी IMEC का रूट यहाँ पे गुजरात पोर्ट से लेकर करके यहाँ पे UAE सऊदी अरेबिया होते हुए, जॉर्डन होते हुए, इजराइल होते हुए, यहाँ पे इटली और फ्रांस और जर्मनी, ये रूट एक अल्टरनेटिव रूट बनाने का बात कहा गया है इसमें IMEC में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है IMEC। EU काउंसिल प्रेसिडेंसी रोल, साइप्रस विल होल्ड EU मैंने यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंसी है वो 2026 में यूरोपियन यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है, ठीक है। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। IMEC के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, नॉर्दर्न कॉरिडोर और ईस्ट कॉरिडोर में बटा हुआ है, कौन कौन से कंट्री इसमें पार्टिसिपेटिंग है यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी, और यूरोपियन यूनियन एज वेल, ठीक है। तो इसमें तो मैं ऑलरेडी बता दिया, ये बेल्ट रोड जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए भी IMEC बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। 2023 में लॉन्च किया गया था G20 समिट जो न्यू दिल्ली में हुआ था, उसी में IMEC, ठीक है। नेक्स्ट MN का एक हॉडो दा पोर्ट है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पे मैंने नोटिस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रेड सी में, ठीक है। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में काम आता है इस तरह का मैप, ठीक है, इसीलिए ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। रेड सी और यहाँ पे बब अलमंडेव स्ट्रेट है, ये सब चोकिंग पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खास करके ट्रेड रूट ये सब माना जाता है। अगर एक चोक पॉइंट चोक कर दिया तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा वर्ल्ड वाइड ऑयल प्राइस पे, ठीक है। जैसे कि हरमुज स्ट्रेट था, पर्सियन गल्फ और ओमान का गल्फ के बीच में जो कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था जो G7 में बार बार बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो G7 इस बार कनाडा में हुआ था, ठीक है। कौन सा शहर था इसका, कनान्सिकिस, अल्बर्टा, ठीक है। तो G7 में मेनली 7 कंट्री हैं, ठीक है। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया को बाहर होने के बाद फिर G7 बचा, ठीक है। कौन कौन से कंट्री है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 73 में फॉर्मली ये बनाया गया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। बाद में फर्स्ट जी समिट टुक प्लेस इन 1975 इन फ्रांस विथ 6 कंट्रीज, ठीक है। रशिया 1997 में, मतलब रशिया 1997 तक इसका सदस्य था, 1997 से सदस्य था, 2014 में इसको सस्पेंशन कर दिया गया है। जो क्रीमिया को एनेक्स किया था ना, क्रीमिया जो ब्लैक सी में है, जो यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन बाद में रशिया ने उसको एनेक्स कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इसको G7 से हटा दिया गया रशिया को, ठीक है। तो अभी G7 51st समिट था G7 का, 51वां, ठीक है। 52वां कहाँ होगा, 52वां होगा फ्रांस में, फ्रांस में होगा, यस फ्रांस में होगा,
और कॉप अभी जो 30 है, कॉप 30 ब्राज़ील में होगा, जो मैंने पहले बोला था कॉप 30, ठीक है, वो ब्राज़ील में होगा नेक्स्ट। और ये जो हुआ G7 का जो समिट है नेक्स्ट, वो फ्रांस में होगा, एविन्स नामक शहर टाउन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। वी विल कम बैक। वीडियो अगर फ्रूटफुल है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स।